अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने NMMS 2020-21 का जो है सैट पेपर फ़िज़िक्स के हमने मसाइल हल किए। अब हम देखेंगे 2020-21 NMMS के इल्मे कीमिया के कुछ सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें पता चले कि सवालात किस लिहाज से आते हैं, किस नहज पे पूछे जाते हैं, उस लिहाज से हमें तैयारी करने के लिए आसानी हो। तो आइए सवाल नंबर 13 देखेंगे इल्मे कीमिया से। तो सवाल नंबर 13 है, मसनवी रेशे हासिल होने वाला फितरी ज़रिया है। ये सवाल का जो है थोड़ा सवाल ही गलत है। सवाल इस तरह आना चाहिए था कि फितरी ज़रिए से हासिल होने वाला मसनवी रेशा कौन सा है। एक ऐसा मसनवी रेशा है जिसे फितरी ज़रिए से हासिल किया जाता है। मंदर झैल में ए नायलॉन, बी कपास, सी पॉलिस्टर या डी रेयान। तो नायलॉन तो मसनवी रेशा है और नहीं आएगा ये। कपास फितरी रेशा है, ये फितरी ज़रिए से हासिल होने वाला। पॉलिस्टर भी मसनवी है। तो जो ऐसा रेशा जो फितरी ज़रिए से हासिल होता है लेकिन ये मसनवी रेशा है, तो वो है रेयान। तो रेयान क्या है? लकड़ी की लकड़ी से हासिल होता है, फिर भी ये इंसान साख्ता रेशा है। तो सही जवाब है रेयान। तो आप सभी रेशों के ताल्लुक़ से तफसीलन पढ़ लें। हमारा दूसरा सवाल नंबर 14, ऐसा प्लास्टिक जो हरारत से पिघलता नहीं। ए बेकलाइट, बी पॉलीथीन, सी PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, डी टेरिलीन। तो कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जो हरारत से नहीं पिघलता? तो हमने प्लास्टिक के 2 अक़साम पढ़े कि प्लास्टिक 2 किस्म का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक की कुछ चीज़ें जो आसानी से मुड़ जाती हैं थर्मोप्लास्टिक कहलाती हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक में क्या क्या आता है? पॉलीथीन, PVC, टेरिलीन, ये सभी थर्मोप्लास्टिक की मिसालें हैं। तो ये गर्म करने पर पिघल जाता है, आसानी से मुड़ जाता है, ये थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें एक मरतबा सांचे में डाला जाए तो फिर गर्म करके मुलायम नहीं किया जा सकता, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। बेकलाइट और मेलामाइन इसकी 2 मिसालें हैं। तो हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर बेकलाइट। बेकलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो गर्म करने पर एक मरतबा जब सांचे में हम डाल देते हैं तो फिर ये गर्म करके मुलायम इसको नहीं किया जा सकता या पिघलाया नहीं जा सकता। तो बेकलाइट बिजली और हरारत का कमज़ोर मौसिल है। ये इसका इस्तेमाल बिजली के स्विच, मुख्तलिफ बर्तनों के हत्थे वगैरह बनाने में किया जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दरमियान फ़र्क पढ़ें और उनकी मिसालें पढ़ लें। सवाल नंबर 15 है, ऐसी शय जो कपड़े की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं जो आग लगने से हिफाजत करता है। दर्ज झैल में कौन सी शय है? ए पॉलीथीन या बी नायलॉन या सी मेलामाइन या डी एक्रालिन। तो अभी हमने पढ़ा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमने बेकलाइट और कौन सा पढ़ा? मेलामाइन पढ़ा जी। तो कपड़े की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं जो आग लगने से हिफाजत करता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? पॉलीथीन होगा? नहीं। नायलॉन? नहीं। मेलामाइन जी। तो मेलामाइन एक निहायत अहम मटेरियल है। इसमें आग के तय मज़ाहिमत होती है और दीगर प्लास्टिक के मुकाबले हरारत को बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है इसमें। इनका इस्तेमाल फ़र्श की टाइलें, बावर्ची खाने में काम आने वाले बर्तन और आग मज़ाहिम कपड़े बनाने में किया जाता है। तो हमारा सही जवाब होगा मेलामाइन। आइए सवाल नंबर 16 की जानिब चलते हैं। बर्क़ का महसूल वाला महलूल है। बरखिरों का जो महसूल करता है, जो बरखिरों का ईसाल करता है, कौन सा महलूल है इसमें? ए मिट्टी का तेल, बी नमक का महलूल, सी ग्लूकोज का महलूल या डी पेट्रोल।
यहाँ पर मिट्टी का तेल नहीं करेगा, ग्लूकोज का महलूल अपने अंदर से बरखीरों का इसाल नहीं करता, पेट्रोल नहीं करता, लेकिन नमक का महलूल ये नमक क्या है, माया या महलूल हालत में अपने अंदर से बरखीरों को गुजरने देता है। क्यों? क्योंकि नमक एक आयनी मुरक्कब है। आयनी मुरक्कबात माया या महलूल हालत में अपने अंदर से बरखीरों को गुजरने देते हैं। अगर आपको इसके तजुर्बात देखना है तो आप मेरे चैनल पे देखिए कि बहुत सारे उसमें तजुर्बात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। वहाँ पर एक तजुर्बा इस जो है नमक का महलूल अपने अंदर से बरखीरों का इसाल करता है बतलाने के लिए भी किया गया है। तो आप उसमें जाकर तजुर्बा इसका देख सकते हैं और आप ख़ुद भी ये इस तरह का एक छोटा सा आसान मॉडल तैयार कर सकते हैं कि नमक का महलूल अपने अंदर से बरखीरों का इसाल करता है और आप उस मॉडल को मुख्तलिफ़ महलूल से गुजार के देख सकते हैं कि कौन सा महलूल अपने अंदर से बरखीरों का इसाल करता है, कौन सा नहीं करता। करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते। ये आगे का जो है अब आपके ऊपर आपको होमवर्क दिया गया है कि अब आप कीजिए कि कुछ महलूल अपने अंदर से बरखीरों का इसाल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं करते। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर नमक का महलूल ये अपने अंदर से बरखीरों का इसाल करता है। सवाल नंबर 17, कार्बनियत की वजह से फजूल नबातात के ज़रिए पेट्रोलियम और कुदरती गैस बनते हैं। तो ये हम पढ़े हैं कि कार्बनाइजेशन के ताल्लुक़ से तो किस तरह पेट्रोलियम और कुदरती गैस बनते हैं। वो क्या वजूहात हैं या कौन से अवामिल हैं जिसकी बिना पर नबातात के ज़रिए पेट्रोलियम और कुदरती गैस बनते हैं। हवा की गैर मौजूदगी, कम दर्ज हरारत, ज़्यादा दबाव, या बी हवा की मौजूदगी, ज़्यादा दर्ज हरारत, कम दबाव, या सी हवा की गैर मौजूदगी, ज़्यादा दर्ज हरारत, ज़्यादा दबाव, या डी हवा की मौजूदगी, कम दर्ज हरारत, ज़्यादा दबाव, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो यहाँ ज़्यादा दबाव आना चाहिए था, ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हो गई है। तो हमारा जवाब सही यहाँ पर कार्बनाइजेशन का जो अमल है, कार्बनियत का जो अमल है वो होता है हवा की गैर मौजूदगी, ज़्यादा दर्ज हरारत और ज़्यादा दबाव। अगर हो तो कार्बनियत का अमल वाक़ हुआ और पेट्रोलियम, कुदरती गैस, कोयला वगैरह बने। तो ये हवा की गैर मौजूदगी में ज़्यादा दर्ज हरारत और ज़्यादा दबाव के तहत होने वाला अमल है। पेट्रोलियम को सवाल नंबर 18, पेट्रोलियम को पिघलाकर हासिल होने वाले अज्जा का तरीक़ा वो कौन सा तरीक़ा है जिसमें पेट्रोलियम, पेट्रा के माने चट्टान, ओलियम माने तेल, चट्टानी तेल। तो पेट्रोलियम को जो है पिघलाकर, यानी पेट्रोलियम से हम जो मुख्तलिफ़ अज्जा हासिल करते हैं, क्या क्या हासिल करते हैं, डीज़ल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कुदरती गैस, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमें हासिल होती हैं। तो इस तरह उन चीज़ों को अलहदा करने का तरीक़ा क्या कहलाता है? क्या ये कचरों को अलहदा करना कहलाता है, या बी कम करना, या सी क्रिस्टलाइज करना, या डी निचोड़। तो ये कहलाएगा कचरों को अलहदा करना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके तहत पेट्रोलियम के मुख्तलिफ़ अज्जा को अलहदा किया जाता है और हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 19 है, इश्तियाल पज़ीर अशिया के लिए एहतराक़ी दर्ज हरारत होती है। इश्तियाल पज़ीर अशिया जो बहुत जल्द मुश्तइल हो जाती हैं, जो बहुत जल्द आग पकड़ लेती हैं, तो उनका एहतराक़ी दर्ज हरारत कैसा होता है? ए ज़्यादा होता है, या बी कम, या सी एकसां, या डी मोतदिल। इश्तियाल पज़ीर अशिया देखिए, जैसे मिसालें पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल वगैरह, क्या वो जल्द आग पकड़ते हैं या देर से? हाँ बिल्कुल, उनका एहतराक़ी दर्ज हरारत कम, यानी बहुत कम दर्ज हरारत पे भी ये आग पकड़ लेते हैं। तो उनका एहतराक़ी दर्ज हरारत तो क्या होता है? कम होता है। तो बी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, सवाल नंबर 20, पेट्रोलियम के अज्जा और उनके
इस्तेमाल का सही जोड़ कौन सा है? पेट्रोलियम, ए पेट्रोलियम, बी डीजल, सी पैराफिन, डी बिटोमिन। इनके क्या क्या इस्तेमालात हैं? सोचिए थोड़ा। पेट्रोलियम का इस्तेमाल यहाँ पे जो है दूसरे कॉलम में दिया है। मरहम, सड़क की सतह साजी, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन, बरक़ी जनरेटर। अब आप सोचिए इसमें पेट्रोलियम के लिए कौन सा दुरुस्त होगा? पेट्रोलियम के इस्तेमाल के लिए क्या मरहम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, या सड़क की सतह साजी के लिए पेट्रोलियम का इस्तेमाल, या हवाई जहाज़ के ईंधन, या बरक़ी जनरेटर? जी हाँ, हवाई जहाज़ के ईंधन के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। डीजल, डीजल का इस्तेमाल क्या मरहम बनाने होता है, सड़क की सतह साजी सड़कें बनाने के लिए होता है, या बरक़ी जनरेटर में? जी हाँ, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? बरक़ी जनरेटर में। पैराफिन मोम, बिल्कुल, पैराफिन मोम को हम मरहम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बिटोमिन, बिटोमिन को सड़क की सतह साजी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह पहले कोल tar का इस्तेमाल होता था, अब बिटोमिन का इस्तेमाल हो रहा है। तो पेट्रोल हवाई जहाज़ के ईंधन के लिए, डीजल बरक़ी जनरेटर में, पैराफिन मोम मरहम, और बिटोमिन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सड़क की सतह साजी में। तो पहले का तीसरा, तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। देखिए आप मुख्तलिफ जो है पेट्रोलियम के अज्जा और उनके इस्तेमालात वगैरह भी पढ़ लीजिए। हो सकता है इन साल भी इस तरह के सवालात आएँ। अगर सवालात ना भी आएँ तो आपकी मालूमात में इजाफा होगा, आपको दूसरे इम्तिहानात के लिए आसानी होगी। सवाल नंबर 21, ईंधन की हरारी कीमत की इकाई है। तो ईंधन की हरारी कीमत की इकाई है इसमें डी किलो जूल पर केजी। ये ईंधन के कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? केजी, किलो जूल पर केजी है। अगला सवाल 22, कोयला और डीजल के जलने से दम घुटने वाली और ताकली गैस खारिज होती है। कौन सी गैस है इसमें जो दम घुटने वाली और ताकली गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या P4O10, फास्फोरस टेट्राऑक्साइड समझिए। तो कौन सी होगी इसमें? कौन सी गैस है जिससे दम घुटने वाली और ताकली गैस? ये है सल्फर डाइऑक्साइड। कोयला और डीजल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ दूसरी गैसें भी खारिज होती हैं, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड भी खारिज होती है, जिससे इंसानी सेहत पे बुरे असरात होते हैं, बुरे असरात पड़ते हैं। चलिए अब हमारा यहाँ का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 23 है, आम के फल में मौजूद तुरशे हैं। मैं इसका सही जवाब बोल दूँगी, बाकी का आपको होमवर्क दे रही हूँ कि ये मुख्तलिफ़ तुरशे कौन कौन से चीज़ों में पाए जाते हैं, कौन से फलों या कौन से दूसरी चीज़ों में पाए जाते हैं, आपको पता करना है और अपने टीचर को बतलाना है। तो आम के फल में मौजूद तुरशा तो है टार्टरिक तुरशा। अब नेक्स्ट आपको मालूम करना है कि ऑक्जेलिक तुरशा किस में पाया जाता है, फार्मिक तुरशा किस में पाया जाता है, और लैक्टिक तुरशा कौन सी चीज़ों में पाया जाता है, आपको पता करना है। पता करके अपने टीचर को आपको बतलाना है, ये आपका होमवर्क है। तो ठीक है बच्चों, हमने देखा कि सवालात किस नहज पे किस तरह के पूछे जाते हैं। अब आपको इन सवालात को जहन में रखते हुए इसी तरह तैयारी करनी है, और ज़्यादातर तफ़हीम पर मबनी सवालात होंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे, समझ पर। तो आप असबाक़ को समझने की कोशिश कीजिए, आप रटिए मत, चीज़ों को रटिए मत, तो चीज़ों को समझ कर पढ़िए, ताकि ये लाइफ लॉन्ग जो है हमेशा ज़िंदगी भर के लिए चीज़ें आपके जहन में रह जाती हैं अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो, और मुख्तलिफ़ इम्तिहानात को आसानी से पास करने के लिए आपको सहूलत होगी।